प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंप्यूटर नोट्स इन हिंदी में, जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज पर कार्य कर रहे हैं। लेक्चर 9, पॉइंटर्स एंड रेफरेंस वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। पॉइंटर्स वे आइडेंटिफायर हैं जो किसी अन्य वेरिएबल या आइडेंटिफायर की एड्रेस स्टोर करते हैं। पॉइंटर्स उसी डेटा टाइप के होने चाहिए जिस डेटा टाइप के आइडेंटिफायर की वे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। एड्रेस को m% से बताया जाता है और पॉइंटर को बताने के लिए स्टार सिंबल काम में लाया जाता है। पॉइंटर का नाम लिखने से हमें उस आइडेंटिफायर की एड्रेस मिलती है जिसे वह पॉइंट कर रहा है। उदाहरण के लिए इंटीजर वेरिएबल की एड्रेस स्टोर करने के लिए इंटीजर पॉइंटर, फ्लोट वेरिएबल की एड्रेस स्टोर करने के लिए फ्लोट पॉइंटर काम में लाया जाता है। स्टार और पॉइंटर का नाम लिखने से हम उस पॉइंटर द्वारा पॉइंट किए जा रहे आइडेंटिफायर की वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन C++ में पॉइंटर के प्रयोग को सीमित रखा गया है। अब हम पॉइंटर के द्वारा एड्रेस प्रिंट करवाने का एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने iostream.h, conayo.h हेडर फाइल इंक्लूड करवाने के बाद मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट किया है। CLR SCR से आउटपुट स्क्रीन क्लियर करवाने के बाद एक इंटीजर वेरिएबल i बनाया है जिसकी शुरुआती वैल्यू 10 दी है। फिर हमने एक इंटीजर पॉइंटर p बनाया है जिसे हम i की एड्रेस m%i द्वारा दे रहे हैं। फिर एक फ्लोट वेरिएबल f बनाया है जिसकी वैल्यू 2.5 है और एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर r बनाया है जिसे हम फ्लोट f की एड्रेस दे रहे हैं m%f। काउट मैसेज द्वारा सबसे पहले हम एड्रेस ऑफ i प्रिंट करवाते हैं जो कि m%i से हम प्रिंट करवा रहे हैं। यही एड्रेस हम p से भी प्रिंट करवा सकते हैं क्योंकि p बराबर m%i ही है। अतः p पॉइंटर को प्रिंट करने से i की एड्रेस प्रिंट होती है जो कि दूसरे काउट स्टेटमेंट में प्रिंट करवाया है। तीसरे काउट स्टेटमेंट में हम f की एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं m%f से और चौथे काउट स्टेटमेंट में हम r या फ्लोट पॉइंटर के माध्यम से f की एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं। गेट ch से प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। इस प्रोग्राम का आउटपुट निम्नानुसार हो सकता है। हम यहाँ मान रहे हैं कि i की एड्रेस 1001 है और f की एड्रेस 1003 है। तो प्रोग्राम सबसे पहले i की एड्रेस m%i से जो प्रिंट कर रहा है द एड्रेस ऑफ i इक्वल टू 1001 और दूसरी लाइन में वह एड्रेस ऑफ i प्रिंट कर रहा है p के माध्यम से, वह भी हम देख रहे हैं समान ही है 1001। तीसरी लाइन में वह f की एड्रेस m%f से प्रिंट कर रहा है द एड्रेस ऑफ f इक्वल टू 1003 और चौथी अंतिम काउट द्वारा वह r के माध्यम से पॉइंटर जो कि f का एड्रेस रखता है उससे हम f की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं द एड्रेस ऑफ f इक्वल टू 1003। इस प्रोग्राम में हम वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंटर की मदद से प्रिंट करके देखना चाहेंगे। हमने सबसे पहले iostream.h, conayo.h हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट किया। CLR SCR स्क्रीन क्लियर करने के बाद एक इंटीजर वेरिएबल i बनाया जिसकी शुरुआती वैल्यू 10 दी है। फिर एक इंटीजर पॉइंटर p बनाया है जो कि i की एड्रेस स्टोर कर रहा है। फिर एक फ्लोट वेरिएबल f बनाया जिसकी शुरुआती वैल्यू 2.5 है और फ्लोट पॉइंटर r इसकी एड्रेस स्टोर कर रहा है m%f। काउट करके हमने द वैल्यू ऑफ i इक्वल टू i की वैल्यू प्रिंट करवाई है जो कि 10 प्रिंट होगी। फिर अगले काउट में हमने i की वैल्यू फिर से प्रिंट करवाई है लेकिन इस बार पॉइंटर की मदद से हम प्रिंट करवा रहे हैं। उसके लिए हमें स्टार p लिखना पड़ेगा। यह वैल्यू भी 10 ही प्रिंट करेगा क्योंकि p i की एड्रेस स्टोर कर रहा है और स्टार p उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा जिसे कि वह स्टोर किया हुआ है, अर्थात i की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। तीसरे काउट में हम द वैल्यू ऑफ f इक्वल टू f की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं
जो कि 2.5 प्रिंट होगा। और चौथे स्टेटमेंट में हम f की वैल्यू को पॉइंटर की मदद से प्रिंट करा रहे हैं स्टार r के द्वारा। r क्योंकि f की एड्रेस स्टोर कर रहा है, अतः स्टार r जो है वो f की वैल्यू को बताएगा 2.5। गेट ch और अंत में मेन फंक्शन द्वारा प्रोग्राम समाप्त किया। जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ i की वैल्यू पहले हमने सिंपल तरीके से प्रिंट करवाई है जो 10 वैल्यू प्रिंट कर रहा है आउटपुट में। फिर स्टार p की मदद से i की वैल्यू प्रिंट करी जो भी 10 ही प्रिंट कर रहा है। तीसरे स्टेटमेंट में हमने f की वैल्यू को f द्वारा प्रिंट करवाया जो 2.5 वैल्यू प्रिंट कर रहा है। और अंत में हमने f की वैल्यू को पॉइंटर r की मदद से प्रिंट कराया जो भी 2.5 ही प्रिंट कर रहा है। अब इस प्रोग्राम में हम पॉइंटर की मदद से किसी वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज की जाती है वह समझने का प्रयास करेंगे। iostream.h कोना.h हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। clr scr से स्क्रीन क्लियर करवाकर एक इंटीजर वेरिएबल i बराबर 10 बनाया है। फिर हमने एक इंटीजर पॉइंटर p बनाया है जिसे हम i की एड्रेस दे रहे हैं, अर्थात p i को पॉइंट कर रहा है या p i का पॉइंटर है, ऐसा हम कह सकते हैं। cout के माध्यम से हमने सबसे पहले i की वैल्यू प्रिंट करवाई है i के द्वारा, और फिर अगले स्टेटमेंट में हमने i की वैल्यू पुनः स्टार p करके पॉइंटर की मदद से भी प्रिंट करवाई है जो कि समान वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। फिर i बराबर 20 लिख के हमने i की वैल्यू को 10 से बदलकर 20 कर दिया है। i वेरिएबल अब 20 वैल्यू स्टोर कर रहा है। हम इस बार जब वापस से सी आउट करते हैं तो i के माध्यम से जब i की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो वैल्यू 20 प्रिंट होती है। और अगली लाइन में जब स्टार p करके i की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो आउटपुट में हम देखेंगे कि यह वैल्यू भी 20 ही आती है। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू अब बदल चुकी है और p i को ही पॉइंट कर रहा है, अतः स्टार p करने पर भी वैल्यू 20 प्राप्त होगी। फिर हम पॉइंटर की मदद से अगर वैल्यू बदलना चाहते हैं i की तो हमने अगली लाइन में लिखा है स्टार p इक्वल टू 30। यहाँ हम p जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू 30 करना चाह रहे हैं, अर्थात i की वैल्यू को 30 करना चाह रहे हैं, अतः i की वैल्यू बदलकर 30 हो जाएगी। अब हम जब सी आउट द्वारा i की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं i के द्वारा तब भी वैल्यू 30 प्रिंट होती है, और स्टार p पॉइंटर की मदद से i की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तब भी 30 वैल्यू प्रिंट होती है। अतः हम देखते हैं कि हम यहाँ तो i की वैल्यू डायरेक्ट ही बदल पा रहे हैं या पॉइंटर की मदद से स्टार p इक्वल टू कोई नई वैल्यू देके भी i की वैल्यू बदल सकते हैं। गेट ch के द्वारा फिर मेन फंक्शन का ब्रैकेट समाप्त होते हुए यह प्रोग्राम समाप्त किया है। जैसा कि हमने पहले देखा कि दोनों तरीके से i की वैल्यू प्रिंट करवाने पर 10 वैल्यू प्रिंट हुई थी। जब हमने i प्रिंट किया तब भी 10 आया, और स्टार p द्वारा वैल्यू प्रिंट करवाई तो भी i की वैल्यू 10 प्रिंट हुई। उसी प्रकार i की नई वैल्यू जब 20 कर दी i इक्वल टू 20 से, तब i की वैल्यू प्रिंट करवाने पर 20 प्रिंट कर रहा है और स्टार p करने पर भी 20 प्रिंट कर रहा है। फिर हमने स्टार p इक्वल टू 30 लिख के जब i की वैल्यू को 30 कर दिया तो i बराबर भी 30 प्रिंट कर रहा है, और स्टार p करने पर भी i की वैल्यू 30 ही प्रिंट कर रहा है। रेफरेंस वेरिएबल, यह C++ में एक नया कंसेप्ट है। रेफरेंस वेरिएबल किसी वेरिएबल के दूसरे नाम की तरह काम में लाया जाता है, अर्थात एक ही वेरिएबल का अनदर नेम इसे हम कह सकते हैं। रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू बदलने पर ओरिजिनल वैल्यू जो वेरिएबल की है वह भी बदल जाती है, अर्थात दोनों को हम इंटरचेंजेबली काम में ले सकते हैं, चाहे रेफरेंस वेरिएबल का नाम हो चाहे ओरिजिनल वेरिएबल का नाम हो, दोनों से हम एक ही जगह वैल्यू बदल सकते हैं। मेमोरी एड्रेस के अंदर रेफरेंस वेरिएबल स्टोर नहीं होता है, ओरिजिनल वेरिएबल ही मेमोरी में स्टोर होता है। रेफरेंस वेरिएबल केवल उसका दूसरा नाम होता है। रेफरेंस वेरिएबल मुख्य रूप से फंक्शन आर्ग्यूमेंट के अंदर पॉइंटर्स के यूज को कम करने के लिए काम में लिया गया है। यदि किसी भी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में यदि हम पॉइंटर द्वारा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो एड्रेस स्टोर होकर के पॉइंटर में उस फंक्शन के अंदर चली जाती है, जिससे कि एड्रेस लोकेशन फंक्शन के यूजर को मिल जाती है और वह प्रोग्राम वर्क एरिया या सिस्टम पर किसी भी प्रकार की
हार्मफुल कोडिंग कर सकता है। इसको रोकने के लिए और सिस्टम की सेफ्टी के लिए रेफरेंस वेरिएबल का प्रयोग पॉइंटर के स्थान पर C++ में किया गया है। M% साइन किसी भी सिंपल वेरिएबल के नाम के आगे लगाने से वह रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है। अब हम एक प्रोग्राम की मदद से रेफरेंस वेरिएबल को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने iostream.h और conaya.h इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट किया है। CLR से स्क्रीन क्लियर करने के बाद एक इंटीजर वेरिएबल i बनाया है जिसकी शुरुआती वैल्यू 10 दी है। अब हमने अगली लाइन में इंटीजर m%r इज इक्वल टू i लिखा है। यहाँ हम r के आगे m% लिख रहे हैं। इंटीजर m% का मतलब है यहाँ हम इंटीजर का रेफरेंस बना रहे हैं। इंटीजर डेटा टाइप को इंटीजर रेफरेंस द्वारा और फ्लोट डेटा टाइप को फ्लोट रेफरेंस द्वारा, कैरेक्टर डेटा टाइप को कैरेक्टर रेफरेंस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात जिस डेटा टाइप का वेरिएबल होता है उसका रेफरेंस भी हमें उसी डेटा टाइप का बनाना पड़ता है। यहाँ हमने r एक इंटीजर रेफरेंस बनाया है जो किसी भी इंटीजर को रेफर कर सकता है। हम यहाँ r को बनाते ही उसे i दे रहे हैं, अर्थात वह i नाम के इंटीजर को वर्तमान में रेफर कर रहा है। Cout द्वारा हमने i की वैल्यू को प्रिंट करवाया है जो कि 10 प्रिंट होगा। फिर हमने r प्रिंट करवाया है क्योंकि r i का रेफरेंस या अनदर नेम है, अतः r लिखने पर भी 10 वैल्यू ही प्रिंट होगी। फिर हमने r की वैल्यू को 20 कर दिया है। 20 कर देने से i की वैल्यू भी 20 हो जाती है। अर्थात यदि अब हम i की या r की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो दोनों ही वैल्यू हमें 20 प्राप्त होंगी। अर्थात Cout i करने पर भी 20, Cout r करने पर भी 20 और i की वैल्यू को r से प्रिंट करने पर भी 20। अर्थात दोनों को इंटरचेंजेबली हम काम में ले सकते हैं। कहने का मतलब यदि हम i कहते हैं तो भी हम उसी मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं और r कहते हैं तो भी हम उसी मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे होते हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम के आउटपुट को देखने से स्पष्ट है, द वैल्यू ऑफ i इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 10 और तीसरे में वैल्यू ऑफ i इक्वल टू r से जो वैल्यू प्रिंट करी वह भी 10। अर्थात i की, r की और i की वैल्यू r द्वारा प्रिंट करने पर 10 प्राप्त होती है। जब हम इसकी वैल्यू को 20 कर देते हैं तो ये तीनों ही मान 20 प्रिंट करता है। प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में हमने पॉइंटर्स, एड्रेस ऑपरेटर और रेफरेंस वेरिएबल को समझने का प्रयास किया। साथ ही हमने यह देखा कि किस तरीके से एक पॉइंटर और एक रेफरेंस में अंतर होता है। रेफरेंस उसी मेमोरी लोकेशन का दूसरा नाम होता है, जबकि पॉइंटर एक अलग मेमोरी लोकेशन होती है जो किसी वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करने के काम आती है। अगले वीडियो में हम C++ में फंक्शंस किस प्रकार काम में लिए जाते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।